पैसे लगाए आपने कि डॉलर बढ़ रहा है, कल को डॉलर नेगेटिव भी जा सकता है। लोगों को लगता है गोल्ड बढ़ते रहता है, नहीं गोल्ड घटा भी है। सर रियल एस्टेट सबको पसंद है, क्या ये अभी भी सही है? इंडियंस का तकरीबन 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में है। आपकी आते हैं सबसे सेफेस्ट होते हैं। इनके जो रिटर्न्स आएंगे वो रिटर्न्स होते हैं, उनमें लिक्विडिटी भी होता है, जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो। सर फॉरेन करेंसी भी काफ़ी पॉपुलर है, तो उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले तो पूरी बड़ी पूंजी चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से बेस्ट एसेट कौन सा है? सच बताऊं तो बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। हेलो एवरीवन, फिन विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक को सिंपल बनाने जा रहे हैं जो कि हर इन्वेस्टर के लिए फाउंडेशन जैसा काम करता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 7 एसेट क्लासेस की, और इसमें सबसे बड़ा सवाल कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। तो जानते हैं कर्नल संदीप महलवार से, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। यस, ये जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस है उनको समझना जरूरी है। जो 6-7 तरह की जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस होते हैं जहाँ पे नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं उनको समझ लेते हैं। पहले तो ये बता दूं, ये जो एसेट क्लासेस का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। और तो इनमें हर एसेट क्लास का एक अलग फीचर होता है, उसके अलग रिस्क प्रोफाइल है, उसके रिटर्न प्रोफाइल भी अलग है। तो रिटर्न और रिस्क में ये टोटली अलग होते हैं, क्योंकि सबको इकट्ठी रिस्क नहीं आती है, कुछ को किस फीचर से रिस्क आती है, किसी को किसी उससे। सारे अलग अलग हैं। आइए इनको डिटेल में समझ लेते हैं, और जब हम डिटेल में समझ जाएंगे तो हमें पता भी लग जाएगी कि कौन सी हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है। एक एक करके चलो आप आज इन सबको ले लेते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इक्विटी होता क्या है। यस, इक्विटी एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। इक्विटी का मतलब होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी। मान लीजिए आपने रिलायंस का, टीसीएस का या एचडीएफसी बैंक का आपने शेयर लिया, तो जितने भी आपने शेयर लिए प्रोपोर्शनेट में अकॉर्डिंगली आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में हो गई। तो ये एक इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स पाने के लिए एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ग्रोथ के लिए। लेकिन इक्विटी वोलेटाइल भी होता है, मार्केट ऊपर नीचे भी जाता है, आपके शेयर नीचे ऊपर जा सकते हैं, तो वो भी जानना है। लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर अब दूसरे एसेट के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड इनकम क्या है? तो फिक्स इनकम का मतलब होता है कि आपने लोन दिया जैसे, तो उसमें आते हैं मार्केट इंस्ट्रूमेंट में बात करें तो एफडीज होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं, डेट फंड्स होते हैं। ये सारे फिक्स इनकम में आते हैं। इनमें वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क नहीं होती है, इसमें रिस्क अलग होती है, ठीक है। और ये रेगुलर इनकम के लिए एक अच्छा टूल है। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो मार्केट की वोलेटिलिटी सहन नहीं कर सकता और रिलायबल रिटर्न्स चाहिए, तो उसके लिए ये एसेट क्लास एक अच्छी एसेट क्लास है जिसका आप यूज कर सकते हैं फॉर रेगुलर इनकम। ओके सर, तीसरा है कैश और लिक्विड एसेट। ये क्या होते हैं, उसके बारे में भी बताइए। अच्छा, कैश या लिक्विड एसेट जैसा कि नाम बताता है, वो होती हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको रेडीली अवेलेबल है। तो इनमें आपके सेविंग्स अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है, आपके लिक्विड फंड हो सकते हैं, आर्बिट्राज फंड भी हो सकते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के टी बिल्स वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। आपका हार्ड कैश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो इसमें रिटर्न्स कम आते हैं लेकिन लिक्विडिटी हाई होती है। तो रिटर्न्स कम आते हैं का मतलब है कि आपको फिक्स एफडी से थोड़े कम रिटर्न्स आते हैं, मार्केट से बहुत कम रिटर्न्स आते हैं, लेकिन लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। सर रियल एस्टेट सबको पसंद है, क्या ये अभी भी सही है? देखो, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी एसेट क्लास है। अगर डाटा देखें तो इंडियंस का तकरीबन 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में है। तो ये एक एसेट क्लास है जो आपको रेंटल इनकम भी दे सकता है और प्राइस एप्रिसिएशन भी दे सकता है। लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि इसको इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले तो पूरी बड़ी पूंजी चाहिए, दूसरी लिक्विडिटी कम है, एंड इसमें कॉस्ट इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि जब आप कोई रियल एस्टेट खरीदते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह चार्जेस भी जाते हैं, और 10 से 15% आपको वो वन टाइम एक्सपेंडिचर हो जाता है, जो कि वैल्यू में नहीं आता है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो रीट्स के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो
एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें भी रिटर्न्स बनाने के लिए आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। 15-20 साल के लिए होल्ड करके रखेंगे तभी रिटर्न्स बनेगी। सर एक एसेट क्लास कमोडिटीज के बारे में भी काफी सुना है, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? तो कमोडिटीज जैसा नाम बोलता है, कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करना, कमोडिटीज एक एसेट क्लास है। जैसे कि आपने गोल्ड पहना हुआ है, गोल्ड एक कमोडिटी है। प्रेशियस मेटल्स में आता है, वो भी पार्ट ऑफ कमोडिटी है। सिल्वर है, कोई भी कमोडिटी हुई, इवन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं वो भी कमोडिटी होती है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका आप फायदा उठा सकते हो। तो क्या ये रिस्क फ्री होते हैं? आंसर है नो। ये भी वोलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि बट इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर प्राइस आर डिफरेंट। जो फैक्टर्स जो कमोडिटीज को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं आपके इंटरेस्ट रेट साइकिल, महंगाई कैसी है, महंगाई, अगर कमोडिटीज में महंगाई बहुत असर डालती है, ठीक है। दूसरा है जियोपॉलिटिक्स, वो इनको असर डालते हैं। ये लेकिन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, ये एक इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है जो कि डाइवर्सिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप इसे टोटली इसको पोर्टफोलियो में नहीं रखना गलत हो सकता है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट वे टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो इनटू कमोडिटीज। सर फॉरेन करेंसी भी काफी पॉपुलर है, तो उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं? देखो, ये जो एसेट क्लास है, इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, इसमें जो रिटर्न्स का जो डिपेंडेंसी होता है, क्योंकि देखो कभी हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर बढ़ते जा रहा है। तो आप डॉलर अगर खरीद लेते हो या उसमें पोजीशन ले लेते हो, तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ द करेंसीज होता है, जैसे कि यूएस डॉलर है, सिंगापुर डॉलर है, जापानीज येन है, चाइना का युआन है, यूरोपियन यूरो है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो आपको उसको फायदा मिलेगा। ये है, कुछ लोग इसको खरीद के रख लेते हैं या पोजीशन ले लेते हैं, और खासकर जो जैसे हम सुनते रहते हैं कि आईटी कंपनीज जो होते हैं, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, जब रुपए की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, उसमें पोजीशन लेके रख लेते हैं, उसको फायदा मिल जाता है। सर ये तो एक ऐसी ये एसेट क्लासेस थी जो कि बहुत कॉमन है, तो इसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव एसेट्स होते हैं? यस, एक ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास है जिसमें आप सबको डाल सकते हो, जैसे कि आपकी क्रिप्टोज हुआ, एनएफटीज हुआ, ठीक है, वेंचर कैपिटल हुआ, पीई फंड्स हुए, ये सारे उसमें आ सकते हैं। आपकी वाइन आ सकती है, आर्ट भी आ सकता है, ठीक है। उनमें आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जैसे क्रिप्टो तो हमने देखा कि काफ़ी बढ़ा है पिछले 1-2 साल में, तो वो भी एक एसेट क्लास है। पर लेकिन ध्यान रहे, उसमें रिटर्न्स ज़्यादा भी आ सकते हैं, और लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो रिसर्च करके करें एंड जान लें किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 6-7 एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे कॉमनली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आइए इनके बारे में आगे भी सीख लेते हैं। सर थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दीज एसेट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से बेस्ट एसेट कौन सा है? सच बताऊं तो बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, अच्छा, ठीक है। बेस्ट वो है जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको मोस्ट सुटेबल है, ओके। जो आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन, फाइनेंशियल गोल्स और आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से चले, वो बेस्ट है आपके लिए। तो इन सभी एसेट क्लासेस का रिस्क प्रोफाइल अलग है। जैसे कि क्रिप्टोज हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं। सेफेस्ट तो कोई सा भी नहीं है। आज आपके दिन पैसे लगाए आपने कि डॉलर बढ़ रहा है, कल को डॉलर नेगेटिव भी जा सकता है। कोई कोमोडिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लोगों को लगता है गोल्ड बढ़ते रहता है, नहीं, गोल्ड घटा भी है। 2012 में गोल्ड के रेट थे 34,000 रुपये तोला, और 2018 एंड में गोल्ड अवेलेबल था 27,000 रुपये तोला में। हर कुछ वोलेटाइल है, मार्केट तो हम सब जानते हैं इक्वली वोलेटाइल होती है। प्रॉपर्टी भी हमने 2012 से 2020 तक प्रॉपर्टी भी स्टैग्नेट और डाउन होते हुए देखी। तो वोलेटाइल तो सब है, तो अपनी रिस्क प्रोफाइल करके समझे। दूसरा, अपने गोल के हिसाब से समझे। अगर आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, जैसे कि इमरजेंसी फंड हुआ, इमीडिएटली पैसे चाहिए होते हैं, तो उसमें बेस्ट फिट होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें आते हैं लिक्विड फंड, सेविंग्स अकाउंट, टी बिल्स वगैरह। वो आपके लिए बेस्ट सूटेड होते हैं फॉर द वेरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। दूसरे अगर गोल से हिसाब से मैप करें, अगर आपको साल 1.5 साल में पैसे की ज़रूरत है, तो प्रोबब्ली डेट फंड और डेट इंस्ट्रूमेंट आपको, जैसे कि एफडी हुआ या डेट फंड्स हैं या आर्बिट्राज फंड्स हैं, वो आपको बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं।
एंड बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न दे सकते हैं। तो एक टैक्स एक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो हर एसेट क्लास का अलग है। ओके। अच्छा, अभी आपके जो गोल 3 से 5 साल में आते हैं, उसमें आप मिक्स ऑफ एसेट कर सकते हो कि थोड़ा पोर्शन इक्विटी ले सकते हो थ्रू हाइब्रिड फंड्स एंड बैलेंस फंड्स, कुछ गोल्ड में डाल सकते हो, मल्टी एसेट फंड भी ले सकते हो, और कुछ पोर्शन जो है आप एफडी या जिसको हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या डेट बोलें, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और उससे अगर आपका 5 साल के बियॉन्ड का गोल है, तब आप इक्विटी कंसिडर कर सकते हो, है ना? अगर आपका गोल और भी लंबा है, तो उसमें रियल एस्टेट आ सकती है और प्योर इक्विटी फंड आ जाते हैं। तो हर उसमें आपने जो है अपने रिस्क टॉलरेंस, रिस्क प्रोफाइल और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और अपने गोल के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। और एक और बात बता दूं, अगर आप यंग हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, और कोई ऐसी फैमिली की डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं है कि आपको जो है पैसे की ज़रूरत पड़े या इमरजेंसी में वो आपकी तरफ देखेंगे, तो आप हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो, जैसे कि इक्विटी वगैरह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप रिटायरी हैं और केवल जो आपके पास जमा पूंजी है तब तक उस पे ही आप डिपेंडेंट हैं, तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपने डेट फंड हुआ, एफडी हुआ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हुआ, उसमें आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मिडिल में हैं, तो आप मिक्स ऑफ ऑल एसेट्स एज पर योर प्रोफाइल कर सकते हैं, जिसमें भी आप इक्विटी भी लें, कमोडिटीज़ लें थ्रू गोल्ड एंड ऑल, तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, और डेट भी लें, उस हिसाब से अपने हिसाब से उसको मिक्स पोर्टफोलियो बनाएं। दैट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो बेस्ट कौन सा है आपने पूछा, विच इज द बेस्ट? तो बेस्ट वो होगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को फिट करे, वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। कोई एक अकेला एसेट क्लास बेस्ट नहीं है। सर, इन 7 एसेट्स में से बेस्ट कौन सा है? जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, Correct. वो समझ में आ गया। अगर इन 7 एसेट क्लासेस को रिस्क और स्टेबिलिटी के बेसिस पे रैंकिंग करें, तो वो कैसे करेंगे? ओके, बड़ा ही आसान है। अगर ले कि भाई कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कि आपकी सेविंग्स अकाउंट आते हैं, लिक्विड फंड्स आते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो वो सबसे सेफेस्ट होते हैं। उनमें लिक्विडिटी भी होता है, जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो। वो लिक्विडिटी एट मैक्स 24 घंटे होती है इन सब में। 24 घंटे में आपके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है? सेफ भी काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको 5 लाख तक की तो सेफ्टी है ही। बिल्कुल। तो ये सब है, लेकिन इनके जो रिटर्न्स आएंगे, वो रिटर्न्स इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं होते हैं, क्योंकि इनके रिटर्न्स सेविंग्स अकाउंट में जाओगे तो आपको 2 से 3% का या एट मैक्स 4% का ही रिटर्न मिलता है, ठीक है? उसके लिए उससे ज़्यादा रिटर्न्स के लिए आपने लो प्रोफाइल बैंक में जाना पड़ेगा, जो कि आपकी रिस्क बढ़ा सकता है। तो इसमें लिक्विडिटी होती है, स्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है? और फ्लेक्सिबिलिटी तो आपके पास है, लेकिन इसमें रिटर्न्स आपको इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं मिलेंगे। तो आपको इसमें पैसे लगाने हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाएं। और इनमें भी बेस्ट ऑप्शन कुड बी विच इज ऑल्सो सेफ इज योर आर्बिट्राज फंड, क्योंकि वहाँ पे बाकी इंस्ट्रूमेंट जैसे सेविंग्स अकाउंट हुआ या लिक्विड फंड वगैरह हुआ, वो तो आपकी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स होते हैं। अगर तो जनरली अगर फौजियों की बात करें 30% ब्रैकेट में आते हैं तो फुल टैक्स हो जाएगा, लेकिन आर्बिट्राज फंड वो इक्विटी की तरह टैक्स होते हैं, जिसमें कि आपको 15% ही टैक्स देना पड़ेगा अगर साल भर के बाद। तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं, स्टेबिलिटी भी है, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे नहीं है। अभी दूसरे आते हैं, नेक्स्ट इन लेडर आता है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट में आपका हो गया एफडीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये आपके डेट फंड्स, ये सब होते हैं जो डेट में आते हैं, जहाँ पे सेफ्टी रिलेटिवली अच्छी होती है, लिक्विडिटी भी होती है, ठीक है? लेकिन इसका जो टैक्सेशन होता है, वो अगर आप 30% ब्रैकेट में तो 30% टैक्स लगेगा, और नहीं तो आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में उस पर टैक्स लगेगा। इनके रिटर्न्स जनरली प्री टैक्स रिटर्न्स जनरली इन्फ्लेशन से प्लस होते हैं। आज के दिन माने तो 7-8% तो आराम से मिल जाते हैं। द पोस्ट टैक्स विल डिपेंड ऑन योर टैक्स ब्रैकेट। ये आते हैं नेक्स्ट इन लैडर ऑफ द सेफ्टी। अगला आता है रियल एस्टेट, जिसका जो अगर रिस्क फैक्टर बोले तो मीडियम है। तो रियल एस्टेट है, अगर आपके पास हाउसिंग प्रॉपर्टी है या एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड पे आपको
आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे के वहाँ पे आप रेगुलर इनकम ले सकते हो, और अगर हाउसिंग है तो आप उसको रेंट ले सकते हो, तो ये रेगुलर इनकम के लिए हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि वो सदा प्राइस ऊपर नहीं जाते, प्राइस नीचे भी जा सकते हैं। आपने लिया उसके बाद प्राइस नीचे चले गए, तो मीडियम रिस्क प्रोफाइल में आता है। दूसरा इसमें होता है 1 करोड़ का घर अगर आप खरीदने जाते हो, उसका रेंटल यील्ड्स तो आएगा आपको 20 से 25 हज़ार ही, तो मतलब 2 से 2.5% आपकी रेंटल यील्ड है, तो उतना ही रिटर्न मिलेगा। बाकी आपने अप्रिसिएशन का वेट करना पड़ेगा। हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं हुआ। तीसरा है, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आप जब घर बेचने जाते हैं तो लोगों को ने देखा है कि 6-6 महीने 1-1 साल तक डील नहीं होते हैं। और अगली बात है, जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो उसमें 8 से 10% रजिस्ट्रेशन जाता है, बिल्कुल। ठीक है, और उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी होता है, ब्रोकरेज भी है, और आपने जब घर लिया तो उसमें कुछ रिपेयर भी कराएंगे, उसके बाद ही वो किराएदार लेगा उसको, तो 15 से 20% आपको वन टाइम एडिशनल कॉस्ट लग जाता है। अगर वो घर अप्रिशिएट भी हुआ 20%, तो 1 करोड़ से 20 का हुआ, तो आपका तो जितना पैसा लगा उतना ही मिला, वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो वो संक कॉस्ट टाइप हो जाता है कि वो उतना तो चला ही जाता है, ठीक है। तो ये आता है नेक्स्ट इन लेटर। बट लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आगे देंगे नहीं देंगे वो उसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दैट इज वन। अगला आता है कमोडिटीज। कमोडिटीज में पॉपुलर कमोडिटी जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हैं, आज के दिन प्राइस भी अच्छे अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो ये नेक्स्ट इन लेटर आते हैं। ये भी वोलेटाइल होते हैं, ये इनका भी ऐसा नहीं है कि गारंटी से पैसा ऊपर ही जाता है या रेट ऊपर ही जाता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। थोड़ा मतलब मेरा रिकमेंडेशन तो ये हुआ कि 5 से 10% आपका पोर्टफोलियो का कंपोनेंट इन कमोडिटीज में जाना चाहिए, जिसमें केवल गोल्ड ही नहीं सिल्वर भी है। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो पेपर में ही आया आपको, आपने किसी को भी बेच सकते हो। अगर आप हार्ड कमोडिटीज लेते हो तो वो, क्योंकि जब आपने लिया बेचने अगर उसी पे गए और उसने डॉक्यूमेंट दिए, तो हो सकता है वो 24 कैरेट का 24 कैरेट निकले, दूसरा तो मानेगा नहीं। दूसरा उसमें आपकी सेफ्टी कॉस्ट भी चली जाती है, क्योंकि इन कमोडिटीज को रखने के लिए भी तो आपने कोई जगह रखनी है या उस पर गार्ड लगाना है, अगर कोई बड़ी कमोडिटी है तो वो कॉस्ट भी निकलता है, ठीक है। और लिक्विडिटी होती है, थोड़ी कम हो सकती है अगर आपके पास ये काइंड में है तो, क्योंकि गोल्ड हर जगह हर सुनार तो लेगा नहीं गोल्ड, तो लेकिन होना चाहिए। इन्फ्लेशन के हेज में ये अच्छा काम करता है, लेकिन ये भी वोलेटाइल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 2012 में 34,000 रुपये था पर तोला, और 2018 के एंड में वो 27,000 था। कोविड के टाइम में 2020 अगस्त में ये 55,000 था, और अगर 2022 एंड में देखें तो ये 45,000 था। वहाँ से बढ़ के अभी 1 लाख के करीब है। तो ये भी इक्वली वोलेटाइल होता है, लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी अलग है, और इसके जब मार्केट थोड़ी अनस्टेबल होती है तो गोल्ड बेटर रिटर्न देता है, तो इसलिए हेज का काम करता है। अगला है इक्विटी। तो इक्विटी मतलब कि किसी में शेयर्स में पैसे लगाए या मार्केट में पैसे लगाए, थ्रू म्यूचुअल फंड लगाए, ईटीएफ लगाए, इंडेक्स फंड लिया, कुछ भी लिया, मार्केट तो बाय नेचर वॉलेटाइल है, वो मार्केट का फीचर है, बग नहीं है, तो मार्केट तो ऊपर नीचे करके ही चलती है, तो वो रिस्की हो सकता है अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। और 12 से 15% लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 45 साल का डाटा देखें तो मार्केट ने 15% प्लस रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन जा सकता है। दूसरा इसका फायदा यह है कि इसमें जो रिटर्न्स है उसका टैक्सेशन आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं होता है, उसका कैपिटल गेन्स की तरह टैक्स होते हैं, तो वो हर साल आपको 1.25 लाख टैक्स फ्री गेन्स भी मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 10 लाख लगाए और वो 12% बढ़े, तो 11,20,000 हुए। 11,20,000, 11,20,000 आपने निकाल लिए, पूरे का पूरा टैक्स फ्री मिल सकता है आपको। तो ये इसका एक बेनिफिट है, लेकिन इसमें भी पैसा आप लॉन्ग टर्म का लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर, क्योंकि एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि आपको ग्रोथ देगा, और ग्रोथ दिया है।
और सबसे बेस्ट ग्रोथ देगा और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देता है। अभी वो आपके ऊपर है कि आप अगर रिसर्च कर सकते हैं, आपको भरोसा है, तो डायरेक्ट इक्विटी में जाइए। अगर आपके पास टाइम है, वो नॉलेज है, इंक्लिनेशन है और वो सब कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड में या तो खुद लीजिए या किसी एडवाइज़र के थ्रू या किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के थ्रू या फिनविजन के थ्रू अब भी आप ले सकते हो। तो लेकिन लेना ज़रूर है, इक्विटी एक्सपोज़र से दूर रहना एक नुकसान का सौदा है, एक घाटे का सौदा है, ये ध्यान रहे। अगला एसेट क्लास है करेंसीज़। करेंसीज़ जो है दूसरे देश का कोई भी करेंसी लेके रखना या उसमें पोजीशन लेना, क्योंकि मार्केट में इसकी पोजीशंस भी मिल जाती हैं ना, फ्यूचर्स भी मिल जाते हैं, इसके ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, उसके थ्रू भी आप ले सकते हो। या इंडिया से बाहर जाके किसी भी कंट्री में आप ईटीएफ ले लेना उस कंट्री के, या फंड्स ले लेना थ्रू म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। तो उसमें जो एप्रिसिएशन होगा वो होगा और जो करेंसी एप्रिसिएशन होगा वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि वापस आप इंडिया में पैसे लेके आओगे तो आज मान लीजिए एक डॉलर 85 रुपीज़ के बराबर है, कल को वो 100 रुपये का हो गया तो 15 रुपये का फ़ायदा तो आपको उसमें भी हो गया, वो कि 15-20% हो जाता है, तो वो भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आप ले सकते हो, लेकिन ये काफ़ी वोलेटाइल होता है और बहुत रैपिडली चेंज होता है। तो मार्केट की अप एंड डाउन तो हम देखते रहते हैं, इसकी हम जो देखते नहीं है नॉर्मल पब्लिक, तो ये भी इक्वली वोलेटाइल, रादर ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो ये रिस्की ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंस हुआ था तो तकरीबन ₹1 इंडियन वाज़ इक्विवेलेंट टू $1। आज वो 1:85 है। तो अप एंड डाउन भी हो सकता है। जैसे कि जब हम 2008 में स्टाफ कॉलेज कर रहे थे, तब $1 तकरीबन 60-65 रुपए का आता था और 2010 में देखा था कि वो डॉलर 40 रुपए का भी आ रहा था। तो 20-30% गिर गया था और वहाँ से बढ़ के अब तो वोलेटिलिटी होती है। और अगला इंस्ट्रूमेंट है अल्टरनेटिव्स, जो कि हाई रिस्क, हाई रिटर्न्स वाला इंस्ट्रूमेंट है। उसका प्राइस कहीं भी जा सकता है और कहीं भी नीचे आ सकता है। जैसे कि हमने क्रिप्टोज़ में देखा, बिटकॉइन में देखा, 12-15 लाख से 60 लाख गया, 60 लाख से 12 लाख आ गया, 12 लाख पर बिटकॉइन से बढ़ के अभी 1 करोड़ प्लस का आ रहा है। तो बहुत वोलेटाइल है, अभी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक है? लेकिन इसमें कुछ लीगल इश्यूज़ भी होते हैं जब ये अल्टरनेटिव्स में लगाते हो, और टैक्सेशन भी अलग होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड सिमिलर आर दी अदर एसेट क्लासेस। उसमें एक एसेट क्लास अब वाले तो डायमंड भी है। पहले तो बात चलती थी कि डायमंड्स आर फॉरएवर, लेकिन अभी डायमंड जब से वो लैब ग्रोन डायमंड आ रहे हैं, तो डायमंड की वैल्यू जो है बहुत ऊपर नीचे गई है। ठीक है? तो वो इक्वली रिस्की हैं। सिमिलरली आर्ट, वाइन एंड ऑल, उसकी वैल्यू लाइज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। किसी को पसंद है तो कुछ भी प्राइस दे देगा, नहीं है पसंद तो उसके लिए तो कागज़ या एक खिलौना भी हो सकता है। ये सब एसेट क्लासेस हैं एज़ पर द रिस्क प्रोफाइल। तो इन सब में एक्सपोज़र लें। बेस्ट वे टू ऐड एक्सपोज़र इन द पोर्टफोलियो इज़ थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सब के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। लें, लेकिन अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और अपने इन्वेस्टमेंट होराइज़न के हिसाब से लें। जो आपको सूट करता है, मिक्स लीजिए। लेकिन किसी एक एसेट क्लास में भी ना रहें कि पूरा रियल एस्टेट में ही लगा दें या पूरा इक्विटी में ही लगा दें या पूरा गोल्ड ही खरीद लें, क्योंकि हर एसेट क्लास का जो है रिस्क प्रोफाइल अलग है और उसके फीचर्स अलग हैं। तो वो सारे फीचर्स पढ़ लें और मार्केट को सिनेरियो देख लें कि कौन सा किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, तो उसमें आप मेजॉरली इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इन सभी एसेट क्लासेस को अच्छी तरह समझते हैं, वो कॉन्फिडेंस है, तो आप खुद लगाइए, नहीं तो किसी ट्रस्टेड एडवाइज़र का सलाह ले सकते हैं जिसको इसके बारे में जानकारी है। वो आपको बेस्ट बताएगा कि कौन-सा है। राइट सर, ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया ये सभी एसेट जो आपने बताए हैं। पर अब पता चल गया है कि एक सही कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए करेक्ट। एसेट क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी एसेट को डीपली समझना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। फिनविजन टीम आपके साथ जुड़ने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। तो दोस्तों, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि हर इन्वेस्टमेंट क्लास इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है कि उन एसेट क्लास का एक राइट मिक्स बनाना,
क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से ही आपकी रिस्क कंट्रोल हो सकती है और रिटर्न ऑप्टिमाइज होंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और राइट डाइवर्सिफिकेशन एज पर योर रिस्क प्रोफाइल ही आपने लेना है। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।